ओके, अब हम बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ स्टेट के बारे में, यानी कि जो हमारे पास स्टेट है, जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है आर्टिकल 12 के अंदर। तो स्टेट के हमारे पास ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करना चाहें ऑर्गन ऑफ स्टेट, तो उसमें हमारे पास तीन चीज़ आती हैं। एक हमारे पास एग्जीक्यूटिव आता है, एक हमारे पास क्या होता है लेजिस्लेचर होता है, और एक हमारे पास क्या होती है जुडिशरी होती है। अब सवाल ये उठता है कि जो एग्जीक्यूटिव है उनका काम क्या होता है। भाई आप लोग एग्जीक्यूटिव ही बनने वाले हैं, आप लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनेंगे जब आप आईएएस को क्वालिफाई करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव बेसिकली में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जीक्यूटिव बेसिकली में रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अगर मैं बात करना चाहूँ लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेजिस्लेचर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग ऑफ लॉ, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ लॉ। अब थर्ड हमारे पास जो जुडिशरी है, ठीक है, तो जुडिशरी का काम क्या होता है लॉ को इंटरप्रेट करना, ठीक है। लॉ का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो कौन करता है, जुडिशरी करता है। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में हमारे पास तीन चीज़ें आ गई, एग्जीक्यूटिव हो गया हमारे पास, लेजिस्लेचर हो गया, और एक हमारे पास क्या हो गया जुडिशरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेजिस्लेचर का जो काम होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा मेकिंग लॉ के लिए, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जुडिशरी आपका रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अच्छा, इंडिया में ना आपने कई बार देखा होगा कि कई बार ऐसा लगता है कि जो काम लेजिस्लेचर को करना चाहिए वो कभी कभी वो काम कौन कर देती है, जुडिशरी कर देती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दिल्ली में क्या है, आपने सुना होगा कि दिवाली के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था। वो ऑर्डर क्या था कि भाई रात को 10 बजे के बाद कोई भी पटाखे नहीं चलाएगा, क्योंकि दिल्ली में क्या है पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब हालांकि ये काम किसका है, कानून बनाने का जो काम है, कोई भी लॉ है, लॉ को कौन बनाएगा, लेजिस्लेचर बनाएगा, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो क्या है डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे पास इंडिया में है। लेकिन कई बार क्या होता है वो काम कौन कर देती है, जुडिशरी कर देती है। तो आपस में क्या करता है, ऐसा लगता है ये कई बार जो है मतलब एक जो ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन में इंटरफेरेंस कर रहा है, दूसरे वाला तीसरा, और तीसरे वाले किस में कर रहा है, पहले वाले में। तो इसीलिए इन सबको देखते हुए टेक्निकल टर्म्स में इंडिया में क्या कहा जाता है, इंडिया में हम कहते हैं दिस इज नोन एज अ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शन। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला गया है, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोला गया है दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शन। अब सपोज करो कि मैं, मान लीजिए मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, तो मैंने कहा कि भाई जज साहब ये जो आपने ऑर्डर दिया है रात को 10 बजे के बाद कि भाई क्रैकर्स नहीं जलाने हैं, ये काम तो किसका है, ये काम तो जो आपका लेजिस्लेचर का है, लेकिन आप ये काम क्यों कर रहे हैं। तो जज साहब बोलेंगे कि भाई अलाउ साहब बात ऐसी है कि अब दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, अब उससे मान लीजिए लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो मैं मतलब वेट थोड़ा ना करूँगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो लॉ है वो एकदम बन जाता है, ठीक है, पहले वो बिल बनेगा, बिल के बाद वो एक्ट बनेगा, ठीक है, इट विल टेक टाइम। अब वो तो एमरजेंसी सिचुएशन आ गई। तो कई बार इंडिया में ऐसा होता है, कई बार एमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए कभी कभी क्या करती है कि जुडिशरी भी उसको लॉ को बना देती, कह देती कि भाई ये तब तक वैलिड होगा जब तक कि लेजिस्लेचर उस लॉ को नहीं बना देता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने कहा कि हम इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, इंडिया में हम इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं दिस इज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। लेकिन अगर आप यूएसए में जाएंगे तो यूएसए में क्या होता है, यूएसए में ओनली वर्ड आ जाता है लेजिस्लेचर मेकिंग लॉ ओनली, मेकिंग लॉ ओनली, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट लॉ ओनली, ये ओनली वर्ड आपको वहां पे मिलेगा, जुडिशरी इंटरप्रेट लॉ ओनली, ठीक है, ओनली। तो यूएसए में क्या है, यूएसए में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में इंटरफेरेंस नहीं करता है, और ना ही जुडिशरी किस में इंटरफेरेंस करती है, लेजिस्लेचर में। इसलिए वहां पे टेक्निकल टर्म्स में इन सब चीज़ों को क्या कहा गया है, दिस इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताई हैं। एक मैंने आपको बताया डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शन,
और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मैंने आपको बताया डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो बताओ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शन किस में है, इंडिया में है, और डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ पे है, आपका यूएसए में है। तो ये आपका क्या हो गया, यूएसए का एग्जाम्पल हो गया, और ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, इंडिया का यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको स्टेट की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, इट विल टेक टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, बट वन थिंग आई वुड लाइक टू प्रॉमिस यू, एट द एंड ऑफ द पॉलिटी यू विल बी मास्टर इन पॉलिटी। आप किसी को भी पॉलिटी पढ़ा सकते हैं, इतना मैं आपको उस लेवल तक लेके चला जाऊंगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन के बारे में, लेजिस्लेचर की डेफिनेशन के बारे में, और किसके बारे में, जुडिशरी की डेफिनेशन के बारे में। अब थोड़ा सा हम एक लेवल आगे जाते हैं। आपको पता है कि भाई पॉलिटी की जो सबसे बढ़िया किताब है वो आपके पास क्या है, लक्ष्मीकांत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगी, लेकिन वो चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, प्रीलिम्स में आ सकती है और मेंस में आ सकती हैं। अब जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप सभी ने प्रियम्बल तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। प्रियम्बल में एक वर्ड आता है और वो जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है, रिपब्लिक। वो क्या है, रिपब्लिक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, या फिर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि अगर हम प्रियम्बल में से रिपब्लिक वर्ड को हटा दें, अगर ये जो वर्ड है प्रियम्बल में, अगर हम इस रिपब्लिक वर्ड को हटा दें तो क्या होगा? आप सोच के देखो एक बार जो है। ऐसा नहीं है, देखो आप वोट देने जाओगे, आप लाइन में लगोगे, हमारी जो गवर्नमेंट होगी इंडिया की, ठीक है, दैट विल बी द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेकिन मैं ये वर्ड हटा रहा हूँ। अब इस वर्ड को हटाने से होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने रिपब्लिक वर्ड हटा दिया तो उससे होगा क्या कि आपके पास जो स्टेट है उसके पास क्या आएंगे, अनलिमिटेड पावर्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, अनलिमिटेड, समझ रहे हो? अब आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा भी होगा कि अगर किसी एक पर्सन के पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाती हैं तो फिर होता क्या है, तो उन पावर्स पे रोक लगाने के लिए, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो सुप्रीम है, सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, इसी कंसेप्ट को एक टेक्निकल टर्म्स में नाम दिया गया है, लैटिन एक वर्ड है, दैट इज लेक्स रेक्स। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड रिपब्लिक। ये जो रिपब्लिक वर्ड है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ लेक्स रेक्स। ये किसके कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है, लेक्स रेक्स को। द कंसेप्ट ऑफ लेक्स रेक्स वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वर्ड रिपब्लिक। ये जो वर्ड रिपब्लिक है ये बेसिकली में करता क्या है, विच सेट्स द लिमिट ऑन द पावर ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। जैसे हमारी नरेंद्र मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अब उसके ऊपर हमें क्या करना है, उसके हमें पावर को क्या करना है, लिमिट्स करना है। तो वो लिमिट कौन करेगा, ये वर्ड रिपब्लिक करेगा। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे जो है ये आर्टिकल जो 12 है वो क्लियर होता चला जा रहा है, और जो स्टेट की डेफिनेशन है वो भी काफ़ी हद तक अब आपको क्लियर हो गई होगी।